एक महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी खत्म करके कमरे के लिए निकलती है जहां पर वो रहा करती थी, पर उसके बाद फाइनली उसने कभी भी अपने घर वालों से बात नहीं की। घर वालों ने फोन किया तो उसने कभी उठाया नहीं। घटना के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि लखनऊ के एक नाले में एक लड़की की लाश मिली है। जब परिजन वहां पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं और वो पहचान लेते हैं कि ये लाश हमारी लड़की की ही है, और वो रोने लग जाते हैं, बिलखने लग जाते हैं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, कॉल डिटेल्स खंगाली जाती हैं, सीडीआर पूरी निकाली जाती है और पता लगता है कि फोन स्विच ऑफ होने से पहले आखिरी बार इस महिला कांस्टेबल ने एक तहसीलदार से बात की थी। तहसीलदार से एक बार नहीं बल्कि कई बार, सैकड़ों बार बात की गई थी और लंबी लंबी बात हुई थी। अब पुलिस को दाल में कुछ काला नजर आ चुका था। पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि फौरन इस व्यक्ति को यहां पर लाकर पूछताछ की जाए। कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो सच निकलकर सामने आया। दरअसल रुचि नाम की यह महिला कांस्टेबल शादीशुदा थी, जिसने 2019 में शादी की थी। उसके बाद जो तहसीलदार था वो भी शादीशुदा था, पर यह महिला कांस्टेबल अपने पति से दूर पोस्टेड थी और किसी तरह से तहसीलदार के संपर्क में आई। दोनों के बीच में प्यार बढ़ गया, नजदीकियां बढ़ गईं और उसने रुचि को कहा कि तुम अपने पति से तलाक ले लो, और उसने फाइनली तलाक ले लिया। दूसरी तरफ तहसीलदार की पत्नी उसे तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी और तहसीलदार भी तलाक शायद लेना नहीं चाह रहा था, और रुचि तहसीलदार पर अब शादी का दबाव बना रही थी। शादी के दबाव से तहसीलदार डर गया और उसने फाइनली एक प्लान बनाया रुचि के मर्डर का। जय हिंद। 12 फरवरी का दिन है और जगह है लखनऊ। लखनऊ में एक महिला पुलिस कांस्टेबल जो दिखने में भी काफी खूबसूरत थी, वो अपने दफ्तर से निकलती है ड्यूटी खत्म करके और अर्जुनगंज स्थित कमरे की ओर जा रही थी। इस बीच उसकी भाभी का फोन आता है। वो भाभी को कहती है कि मैं इस समय रास्ते में हूं और घर पहुंचकर आपसे बात करूंगी। इसके बाद तकरीबन 1 या 2 घंटे बाद भाभी फिर से फोन करती है, तो ये महिला कांस्टेबल जिसका नाम रुचि था वो फोन नहीं उठाती। फिर 1 घंटे के गैप पर फिर से भाभी फोन करती है तो रुचि फोन नहीं उठाती। भाभी को कुछ टेंशन होती है, पर वो सोचती है कि शायद खाना खाकर सो गई होगी। अब इसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह जो है वो संडे का दिन था। भाभी सोचती है कि आज रुचि फ्री होगी तो सुबह ही फोन लगाती है। अब 2 बार फोन किया, दोनों ही बार रुचि ने फिर से फोन नहीं उठाया। अब भाभी को सचमुच टेंशन हो गई थी, परिवार को टेंशन हो गई थी, और भाभी ने सीधे रुचि की एक कुलीग को, जो कि पुलिस में ही थी, उसको फोन लगाया और उसे सारी बात बताई। रुचि की जो दोस्त थी, जो कुलीग थी, उसने कहा कि आज छुट्टी है, वैसे तो संडे का दिन है, मगर आज भी हमारी सबकी ड्यूटी लगी है और रुचि को भी यहां पर ड्यूटी देने 10 बजे पहुंचना है। जैसे ही वो आएगी मैं आपकी बात करवाऊंगी। पर 10 बज जाते हैं, ऐसे करते करते समय बीतता रहता है, पर रुचि वहां पर नहीं पहुंचती है। अब रुचि की दोस्त और कुलीग जो ये है उसको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि रुचि ड्यूटी पर नहीं आई थी और आमतौर पर वो अपनी ड्यूटी पर समय पर पहुंच जाया करती थी। अब जो रुचि की जो पोस्टिंग है वो दरअसल बाराबंकी थी, पर वो अभी डीजी ऑफिस में अटैच थी, इसलिए उसे यहां पर ड्यूटी पर पहुंचना था। अब रुचि की जो एक कुलीग है वो सीधा अर्जुनगंज में पहुंच जाती है, जहां पर उसने कमरा लिया हुआ था और वो रह रही थी। वहां पर देखती है कि ताला लगा हुआ है और वो मकान मालिक से संपर्क करती है। मकान मालिक बताता है कि कल सुबह ही रुचि घर से निकली थी, ये बताकर कि मैं जा रही हूं। मकान मालिक ने कहा कि हमने सोचा कि शायद वो ड्यूटी खत्म करके इसके बाद अपने घर, जो कि बिजनौर में स्थित है, वहां पर चली गई होगी। अब जब रुचि की दोस्त को यह बात पता लगती है, वो सीधा एक बार फिर से रुचि की भाभी को फोन लगाती है और पूरी जानकारी दे देती है। अब भाभी भी टेंशन में आ गई है। अब इतने में उसकी दोस्त ने क्या किया कि शाम को बैठे बैठे अपनी फेसबुक पर रुचि की फोटो डाली और पोस्ट कर दिया कि ये मेरी दोस्त है, वो पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर तैनात है, वो इस तारीख से लापता है, अगर आपको कोई जानकारी मिले तो आप इसके बारे में बताएं। अब जैसे ही लोग उसे देख रहे थे, वो देख रहे थे कि एक कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल दूसरी महिला कांस्टेबल के लिए पोस्ट कर रही है और वो कह रही है कि वो लापता है, तो सोशल मीडिया पर एकदम से तूफान सा आ गया और वो सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई। अब सीनियर ऑफिसर्स को पता चला तो वो कुछ नाराज हुए। उन्होंने ये कहा कि जो रुचि की दोस्त है उसको पहले पुलिस में अधिकारियों को इत्तला करनी चाहिए थी, ना कि सोशल मीडिया का जो रास्ता है वो अख्तियार करना चाहिए था। खैर, इस बीच रुचि की दोस्त से इस बारे में जवाब तलब भी किया गया। अब जो सीक्वेंस है वो मैं एक बार फिर से बताता हूं कि 12 फरवरी को रुचि की आखिरी बार बात हुई थी अपने घर वालों से। वो गुम थी, 12 फरवरी से लापता थी। 13 फरवरी को उसकी दोस्त ने पोस्ट डाल दी
सोशल मीडिया पर, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो गई। अब 14 तारीख को रुचि की दोस्त को एक नोटिस मिल जाता है दफ्तर की तरफ से, जिसका जवाब मांगा गया था कि आखिर आपने सोशल मीडिया पर रुचि की जानकारी ऐसे क्यों डाली, आपको दफ्तर में पहले सूचित करना चाहिए था। अब 12 तारीख को रुचि लापता हुई थी। 5 दिन लगभग बीतने को जा रहे थे। 17 फरवरी की सुबह को पुलिस को एक कॉल आता है। उस कॉल में एक व्यक्ति जानकारी देता है कि जो कली माटी है, जो पीजीआई के पास इलाका है लखनऊ में, वहां पर नाले में एक लड़की की लाश पड़ी मिली है और पुलिस फौरन वहां पर पहुंचती है और वो उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। पंचनामा करवाया जाता है, उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाता है। अब करते करते 19 तारीख को जो रुचि के परिजन है, जो उसकी भाभी है, उसका परिवार है, वो लगातार उसको ढूंढ रहा था, इधर उधर भटक रहा था। तो इस बीच 19 फरवरी को परिवार को जानकारी मिलती है कि एक लाश मिली है, क्योंकि जो उसका परिवार है वो एक रुचि के थाने में ही लगे हुए एक कांस्टेबल से मिलता है और वो कांस्टेबल बताता है कि मुझे भी जानकारी मिली है कि एक लाश मिली है कली माटी इलाके में, नाले में पड़ी हुई, आप एक बार जाकर देखिए कहीं वो रुचि की लाश तो नहीं है। परिवार वहां पर पहुंचता है और देखता है कि वो लाश रुचि की थी। उसके बाद परिजन रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। अब पुलिस को भी पता लग चुका था कि ये रुचि की लाश है और पुलिस के कान खड़े हो गए। तो अचानक पुलिस ने तुरंत फुरत एक्शन लेना शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई और अच्छे से चेक किया कि सबसे ज्यादा बात रुचि की किससे हुई है। और पुलिस ने साथ में यह चेक किया कि स्विच ऑफ जब फोन हुआ था तो उससे पहले आखिरी बार किससे बात हुई थी। अब ये निकलकर एक नंबर सामने आया जिससे आखिरी बार बात हुई थी। उस नंबर की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि यह नंबर प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील के जो वहां पर तहसीलदार है उनका नंबर है और इस व्यक्ति का नाम पद्मेश श्रीवास्तव है। अब 3 महीने से पद्मेश से कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक रुचि लंबी लंबी बातें कर रही थी। पुलिस को हल्का हल्का एंगल अब समझ आ चुका था, क्योंकि रोजाना इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। जो पुलिस कमिश्नर थे वीके ठाकुर, उन्होंने ज्यादा समय नहीं लिया, उन्होंने बल्कि अपने जो जूनियर्स थे उनको ऑर्डर किया कि आप एक टीम बनाइए और टीम को प्रतापगढ़ भेजिए। जो जूनियर्स थे उन्होंने हालांकि कहा कि सर अभी पहले एंगल देख लेते हैं क्या बनता है। उन्होंने कहा नहीं, आप जल्दी से प्रतापगढ़ पहुंचिए और कल का सुबह अखबार आने से पहले ही जो ये प्रतापगढ़ का जो ये तहसीलदार है पद्मेश श्रीवास्तव, इसको पकड़कर लाइए ताकि ये भाग ना जाए, ताकि इसे ये ना पता चले कि पुलिस किस थ्योरी पे काम कर रही है, क्योंकि आमतौर पर पुलिस की थ्योरी अखबारों में छप जाया करती है। अब पुलिस की टीम रात को 12 बजे लखनऊ से निकली और सुबह तकरीबन 4 बजे प्रतापगढ़ पहुंच गई। वहां पर लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया गया, पता किया गया कि ये जो रानीगंज के जो तहसीलदार हैं पद्मेश श्रीवास्तव, वो कहाँ रहते हैं। तो फिर पता लगाया गया, तो पता लगा कि वहां पर कंपनी बाग के पास एक ट्रांजिट हॉस्टल है, क्योंकि उन्हें अभी तक घर अलॉट नहीं हुआ था, तो वो अभी हॉस्टल में रह रहे हैं। तो पुलिस की टीम सीओ सर्कल ऑफिसर के नेतृत्व में इसके पद्मेश श्रीवास्तव के घर पहुंच जाती है। अब जब पद्मेश के घर पहुंचती है तो पद्मेश नींद में था, उससे कहा जाता है कि आप तैयार हो जाइए, आपको हम साथ ले जाएंगे। पद्मेश ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता है और वो पुलिस के साथ चल पड़ता है। अब शुरुआत में जब पुलिस पूछताछ करती है तो पद्मेश कहता है कि हमारी नॉर्मल बातचीत हुआ करती थी, कोई खास बात नहीं है। पर जब सख्ताई से पुलिस ने पूछताछ की, उससे कॉल रिकॉर्ड दिखाए गए, उसे लोकेशन दिखाई गई और उसके बाद जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो पद्मेश भी टूट गया। पद्मेश ने पुलिस के सामने बताया कि रुचि चौधरी बिजनौर की रहने वाली थी। 2019 में उसने पुलिस के ही एक कांस्टेबल नीरज गुप्ता से लव मैरिज कर ली थी। अब जो उसका पति था नीरज गुप्ता, वो प्रयागराज में तैनात था, जबकि रुचि बाराबंकी में तैनात थी। अब इस बीच जो पद्मेश था और रुचि, इन दोनों की बातचीत शुरू हुई वो फेसबुक के जरिए इन दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे इंटीमेसी बढ़ी और ये एक दूसरे से फोन पर भी बातचीत करने लगे। अब इस बात की जो खबर है वो लग गई रुचि चौधरी के पति नीरज गुप्ता को। नीरज को जैसे ही भनक लगी, उसने निगरानी करनी शुरू की, उसने ध्यान रखना शुरू किया। तो उसके बाद उसने कन्फ्रंट किया रुचि चौधरी को कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। उसे पता लग चुका था कि ये पद्मेश से बात कर रही है। अब पद्मेश को जब रुचि ने ये सब बात बताई तो पद्मेश ने रुचि को कहा कि तुम अपने पति से तलाक ले लो और उसे ये कहो कि तुम मुझे आराम से तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगी। अब यही बात रुचि ने अपने पति नीरज गुप्ता को कह दी और इसके साथ इतना ही नहीं, बल्कि खबर यह भी है कि बरेली थाने में उसके खिलाफ दहेज का उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। अब जो नीरज गुप्ता था, जो रुचि का पति था, वो ये सब देखकर डर गया और उसे लगा कि अगर ऐसे ही चला, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो बहुत ज्यादा सख्ताई है, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो उसने डाइवोर्स रुचि को दे दिया और अपना पीछा छुड़ा लिया।
अब रुचि जो है वो वहां से तो फ्री हो गई। अब नजदीकियां जो है दोनों की, पद्मेश की और रुचि की, बढ़ने लगी। रुचि भी प्रतापगढ़ में आकर कई बार ट्रांजिट हॉस्टल में पद्मेश के साथ रहा करती। ट्रांजिट हॉस्टल में आमतौर पर वो अधिकारी या कर्मचारी रहा करते थे जिनके पास घर नहीं होता था। तो धीरे धीरे जो है ये बात आसपास के लोगों को पता लगने लगी, सरकारी अधिकारियों को पता लगने लगी, और उनमें से किसी एक व्यक्ति ने यह बात पद्मेश की पत्नी को जाकर बता दी। अब जैसे ही पद्मेश की पत्नी को यह बात पता चली तो उसने पद्मेश को धमकाया और कहा कि ऐसा दोबारा से नहीं होना चाहिए। साथ ही उसने रुचि के बारे में जानकारी निकलवाई, उसका नंबर लिया और रुचि को फोन कर दिया। रुचि को फोन करने से पहले पद्मेश भी रुचि को फोन कर देता है और बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी का फोन आएगा तो तुम निपट लेना किसी भी तरीके से। तो रुचि को वो काफी बातें पद्मेश की पत्नी कहती है और कहती है कि तुम दोबारा से मेरे पति के आसपास मत फटकना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस बीच जो पद्मेश की पत्नी है वो उसके साथ आकर ट्रांजिट हॉस्टल में ही रहने लगती है। अब रुचि का जो फोन है, रुचि बार बार कॉल करती थी और पद्मेश उसे उठा नहीं पाता था क्योंकि पत्नी अब साथ में ही रह रही थी। अब रुचि जो है वो तड़पने लगी कि इसने मेरा तो तलाक करवा दिया, मगर ये खुद अपनी पत्नी के साथ रह रहा है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। रुचि ने कहा कि अब तुम मेरे से शादी करो, अपनी पत्नी को छोड़ो, नहीं तो मैं हंगामा कर दूंगी। अब पद्मेश डर चुका था। अब जो पद्मेश और रुचि की, एक तहसीलदार और एक महिला कांस्टेबल की जो ये प्रेम कहानी थी, जो प्रेम से शुरू हुई थी, इन्फेचुएशन से शुरू हुई थी, अट्रैक्शन से शुरू हुई थी, वो अब एक दूसरे पर डर और धमकी तक आकर पहुंच गई थी। अब 12 फरवरी का दिन आता है। 12 फरवरी को तहसीलदार अचानक से रुचि को फोन करता है और मिलने बुलाता है। रुचि कहती है ठीक है, तो मुझे बता देना, जहां भी मिलना होगा मैं वहीं पर पहुंच जाऊंगी। पद्मेश अपने दोस्त को फोन करता है जिसका नाम नामवर सिंह है। अब नामवर सिंह को वो फोन करता है और कहता है कि मुझे लखनऊ जाना है, अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ। नामवर भी वहां पर पहुंच जाता है। अब पत्नी को जैसे ही पता चलता है तो पत्नी कहती है कि मुझे पता है तुम कहां जा रहे हो। इसके जवाब में जो पद्मेश है वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तुम्हारा काम करने ही जा रहा हूं, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा काम सही से सेटल करने के लिए जा रहा हूं। पत्नी समझ जाती है और पत्नी भी कहती है कि हाँ, आज इस काम को तमाम कर ही दो ताकि मेरी टेंशन भी दूर हो जाए। अब इशारे इशारे में ये बात हुई। इसके बाद शाम तकरीबन 6 बजे पद्मेश और नामवर सिंह दोनों प्रयागराज से निकले। 12 फरवरी का दिन है और शाम के 6 बजे हैं। ये प्रयागराज से गाड़ी में निकल गए और 9 बजे के करीब ये लखनऊ पहुंचे। पीजीआई के पास इन्होंने गाड़ी खड़ी की। फिर पद्मेश ने रुचि को फोन किया और फोन पर बात हुई तो रुचि बताती है कि मैं कैब में पहुंच गई हूं, और वो उससे पूछती है कि कौन सी गाड़ी में बैठे हो, तो गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन पद्मेश बताता है। तो इतने में नामवर सिंह गाड़ी से बाहर निकल जाता है और रुचि आकर गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। अब इतने में क्या होता है, नामवर देखता है कि ये दोनों बात कर रहे हैं तो वो चाय ले आता है। चाय लाता है, वो दोनों कहता है कि आप ठंडे होकर बात कीजिए और ये चाय पीजिए। सबसे पहले वो चाय देता है रुचि को और उसके बाद पद्मेश को। रुचि चाय पी लेती है और तकरीबन 15-20 मिनट होते हैं। 15-20 मिनट बाद रुचि बेहोश हो जाती है क्योंकि नामवर सिंह ने उस चाय में कुछ गोलियां मिलाई हुई थी जो कि नींद की गोलियां थी, और माना यह जा रहा है कि ये नींद की गोलियां वहीं से पीजीआई के आसपास जो केमिस्ट की दुकान है वहां से ली गई होंगी या फिर ये पहले से लेकर आए होंगे। अब जब ये सब कुछ हो जाता है, वो बेहोश हो जाती है, तो नामवर सिंह ड्राइविंग सीट पर आता है, बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लग जाता है। रुचि बेहोश पड़ी है, साथ में पद्मेश बैठा है। अब पद्मेश रुचि का गला दबाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में जब वो चेक करता है तो रुचि प्राण त्याग चुकी थी, यानी रुचि की मौत हो चुकी थी। अब ये जगह तलाशने लगते हैं कि कहां पर रुचि की लाश को फेंका जा सकता है। अब कली माटी का जो इलाका मैंने बताया पीजीआई के पास एक नाला, वहां पर इन्हें दिखता है कि ये सुनसान इलाका है, यहां पर इस लाश को फेंका जा सकता है। तो रुचि चौधरी की लाश को वो वहां पर फेंकते हैं और सीधा वहां से रवाना हो जाते हैं वापस प्रतापगढ़ के लिए। और रात तकरीबन 2 बजे पद्मेश घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी भी खुश होती है, ये आराम से सो जाते हैं। अब पुलिस ने फाइनली ये पूरी थ्योरी जो है जब इन्वेस्टिगेट की तो पुलिस के कान भी खड़े हो गए। पुलिस ने फाइनली पद्मेश, उनकी पत्नी और साथ में नामवर सिंह को नामजद किया। अब इसमें कई तरह की थ्योरीज हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं, मगर अब पुलिस को साबित करने के लिए चैलेंज बहुत बड़ा होगा क्योंकि इसमें कोई चश्मदीद नहीं है पूरे केस में, आई विटनेस नहीं है, और जो आई विटनेस है वो खुद ही जो अभियुक्त हैं और खुद ही आरोपी हैं। तो ऐसे में जो सब कुछ जो पूरा केस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, सीडीआर पे, कॉल रिकॉर्ड पे, लोकेशन पे काफी डिपेंड करेगा, सीसीटीवी फुटेज पर काफी डिपेंड करेगा। तो पद्मेश और रुचि के बीच जो संबंध थे वो पुलिस को एस्टेब्लिश करने होंगे। दूसरा, नीरज गुप्ता जो कि रुचि चौधरी का पति था, उसके बयान लेकर ये भी एस्टेब्लिश करना होगा, जो कुछ वो कहेगा वो चीज कोर्ट में रखनी होगी। इसके साथ ही नामवर सिंह का ये भी बात सामने आई है कि कोई जमीन का मुकदमा चल रहा था तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव की कोर्ट में,
और इसी के एवज में पद्मेश ने कहा था कि तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा मुकदमा सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें जो है तुम्हारे फेवर में मामला कर दूंगा। तो अगर ये बात थी तो ये भी कोर्ट में एडमिसिबल है और इसमें भी सजा हो सकती है। इसके साथ ही टोल प्लाजा की जो सीसीटीवी है, पीजीआई के आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, केमिस्ट की दुकानों के आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं, वहां पर कार को, पद्मेश को, नामवर सिंह को, रुचि को ट्रेस करना, स्पॉट करना और सारी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करना। इसके साथ ही जो कॉल डिटेल्स है, सीडीआर, वो पूरी निकलवानी, किस किस से बात होती थी, कितने घंटे बात होती थी, क्या व्हाट्सएप पे चैट होती थी, वो सारी निकालनी, वो भी कोर्ट में रखना। और इसके साथ ही जो डाटा रिकवरी टूल है, अगर कुछ डिलीट किया गया है तो उसको रिकवर करना और वो भी कोर्ट के सामने रखना, ये भी इस केस में बहुत ही जरूरी पहलू रहेगा। ये जो मामला है वो दर्ज किया धारा 302 आईपीसी, धारा 201 आईपीसी, धारा 34 आईपीसी और धारा 120 बी के तहत। अब धारा 302 ये आप अच्छे से जानते हैं, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine, यानी कि जो भी कोई मर्डर कमिट करेगा तो उसको या तो फांसी की सजा होगी या फिर उम्र कैद होगी और साथ में फाइन होगा। धारा 201 आईपीसी वो कहती है कि causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सबूत मिटाता है तो उसके खिलाफ धारा 201 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद धारा 34 क्या कहती है? धारा 34 में प्रावधान है कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशंस। अब इसकी फुल फ्लेजेड डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, यानी कि अगर कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी तो अगर कोई अकेला व्यक्ति उसको करता, जितनी की उसे सजा मिलती तो उतना ही सजा अब इन सभी लोगों को मिलेगी। एक है सेक्शन 120 बी आईपीसी जो कि इस मामले में लगाया गया है, उसमें प्रावधान है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत सजा का, तो उसमें भी जो है सजा मिल सकती है इस केस के आरोपियों को। फिलहाल मामला कोर्ट में है और जो सब जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है, कथित तौर पर यह जानकारी सारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है। कोर्ट की जो वर्डिक्ट होगी उसी को सच माना जाएगा। जय हिंद।